नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। वनाग्नि के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है पिरूल का प्रबंधन ना होना। दूसरा बड़ा कारण है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वहां पर मॉइस्चर कंटेंट का उपलब्ध ना होना। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है, क्योंकि 99% आग का कारण हम लोग हैं, यानी मानव है, उन्हें कैसे रोका जाए। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पिरूल का प्रबंधन। इसी प्रबंधन को जानने के लिए आज देवभूमि डायलॉग के मंच पे हमने आमंत्रित किया है सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर जीबीएस नेगी को, जो जीबी पद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट से रिटायर्ड हो चुके हैं और उन्होंने पिरूल प्रबंधन पे बहुत शानदार काम किया है। यूं तो उन्होंने फॉरेस्ट इकोलॉजी पे अपना काम किया है, लेकिन उस पर भी एक खास चैप्टर उनका पिरूल प्रबंधन रहा है, जिसपे उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें साकार नहीं हो पाई। अगर आज उत्तराखंड के लोग डॉक्टर नेगी को सुनेंगे और खासकर हमारा जो फॉरेस्ट विभाग है डॉक्टर नेगी के कुछ जो कथन है उन पर अगर अमल करेगा तो अगले साल इस वनाग्नि की तस्वीर को हम बदल सकते हैं। और देवभूमि डायलॉग इसमें एक महती भूमिका अदा करने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर नेगी, बहुत धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। मैंने एक बड़ा कारण वनाग्नि का आपको बताया है कि साहब पिरूल का प्रबंधन, क्या यह मुमकिन है? इसका प्रबंधन हम पिरूल का सालाना प्रबंधन कर सकते हैं और जंगलों को आग से बचा सकते हैं? धन्यवाद भट्ट जी। हमने वैसे तो वन पारिस्थितिकी पर काफी विस्तृत मेरा शोध रहा है। मेरा स्पेशलाइजेशन ही वन पारिस्थितिकी रहा। पिछले 30 साल की मेरी सेवाएं उन्नत पंथ हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान के साथ रही हैं, तो उसमें अलग अलग विधाएं हमने सीखी। लेकिन मुख्य मेरा चिंतन ये है कि साइंस को सोसाइटी से किस तरह से उपयोगी बनाया जाए, इस पर मेरा चिंतन रहा है। क्योंकि मैं इसी उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ और स्वभाव तो यह है कि किस तरह से विज्ञान है वो मानव के कल्याणकारी कामों के लिए उसका उपयोग हो सके, ये मेरा चिंतन रहा है। तो इसी चिंतन के मद्देनजर हमने वैसे तो चीड़ के वनों को बहुत गहनता से अध्ययन किया, चीड़ के वनों की। और क्योंकि जब हम फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं उत्तराखंड में, तो हमको एकाएक ध्यान आता है चीड़ के जंगलों का और बांस के जंगलों का, और आबादी वाला जो हमारा जो क्षेत्र है 1000 से 2000 मीटर के बीच में जो हमारा आबादी वाला क्षेत्र है, यही ये सारी जो चीड़ और चीड़ में आग की घटनाएं होती हैं। तो इस साल क्योंकि ये आग इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ये लंबा हमारा ड्राउट का पीरियड रहा है। जबकि वैसे देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब हमारे जाड़ों में करीब करीब वार्षिक वर्षा का 20% तक बारिश हो जानी चाहिए, लेकिन इस बार ये काफी उससे काफी नीचे रहा है। और अभी ये हाल में 1-2 दिनों से थोड़ा फुहार पड़ी है। तो इसका एक तो ये जो आग लगने का जो मुख्य कारण है वो है इस समय जो लंबा एक तो ड्राउट होना, और दूसरा उससे टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में राइज होना। और उसके साथ साथ जब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर राइज होता है तो जो चीड़ की पत्तियां हैं वो बड़ी तेजी से गिरती हैं। और हमारे चीड़ के वनों में एक जो पिरूल की जो सतह होती है जिसको हम लिटर लेयर कहते हैं वो, और उसके साथ पत्तियां और उसके टहनियां, उनका जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और इसको वो जन्म देता है 3 चीजें। एक तो कार्बनिक पदार्थ आपके जंगल में मौजूद है, दूसरा एटमॉस्फेरिक आपका जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, और तीसरा इसमें ये होता है कहीं भी अगर कोई छोटी भी सामान्य मामूली मानवीय गलती से अगर कहीं पर आग लग जाती तो ये पूरे किलोमीटर एरिया को अपने आगोश में ले लेता है। तो ये 3 चीजों की वजह से ये यहाँ पर जो आग का जो भयानक जो दावानल इस बार भी देखा जा रहा है। वैसे तो ये अगर इसके आग के इतिहास पर नजर डालें तो नहीं, लेकिन सन 99 की जो आग। जी, मैं आपसे सिर्फ निवेदन करूंगा, अगर हम फोकस रखें, हमारे पास समाधान क्या है। पहला समाधान जो मैंने कहा, पिरूल का प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है और आपने अब तक क्या क्या किया। ठीक है, मैं समाधान पे ही आऊंगा। तो मैं सिर्फ एक चीज आपको बता रहा था कि हर बार जंगलों में आग लगती है। अगर आप आग की हिस्ट्री पर जाएं तो सन 99 की जो आग थी वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ी आग थी, जिससे कि 23% हिस्सा जल गया था। लेकिन इस साल करीब करीब 1300 हेक्टेयर हिस्सा जला है, जो कि 1% से भी के बराबर है। अब आप कह रहे हैं कि पिरूल का प्रबंधन, क्योंकि हमने मुख्य रूप से पिरूल को ही इसमें दोषी हम मान रहे हैं कि इसकी वजह से ही हम ये जंगलों की आग भी भड़की है। तो इसके मैं जब पर्यावरण संस्थान में था तो हमने बहुत स्तर पर काफी प्रयास किए। तो इसमें हम इन प्रयासों को 2-3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो चीड़ की जो पत्तियां हैं उनसे क्या क्या इस तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं जिससे कि ये जो आग की विभीषिका है उसको कम किया जा सके। तो सर्वप्रथम जो चीड़ के जो पत्तों को जो कि अप्रैल मई जून के महीने में गिरती हैं प्रतिवर्ष, ये जो साइकिल है प्रतिवर्ष रिपीट होती है। तो एक स्टडी है ITI दिल्ली की, उसमें सुब्बा राव एंड
बहुगुणा की, तो उन्होंने ये दिखाया है कि पूरे उत्तराखंड में 18 लाख टन पिरूल का चीड़ के पिरूल का उत्पादन होता है, यानी हर वर्ष जंगलों में गिरती है। उसमें से करीब 13 लाख टन को हम रिकवर कर सकते हैं। बाकी जो 5 लाख टन है वो किसी न किसी कारण से हम रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि टोपोग्राफी इस तरह की है। तो ये 13 लाख जो टन का जो हमारे यहाँ पिरूल का जो उत्पादन है, ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इस रिसोर्स को किस तरह से इसको जन कल्याण में इसका उपयोग किया जाए, साथ ही साथ हमारे जंगलों की आग भी बचे और जो हमारे जैव विविधता का नुकसान न हो, हमारे टिम्बर का नुकसान न हो, और सारी हमारे इवन सॉइल में जो सॉइल इरोजन और ये जो घटनाएं होती है उसका नुकसान न हो। तो इसके लिए हमने सर्वप्रथम ये चीड़ के उत्पादों का हमने 3-4 तरफ से उसका उपयोग किया। पहला तो चीड़ के पत्तियों को इकट्ठा करके इनसे हम चीड़ का हैंडमेड पेपर बनाए हमने अपने पर्यावरण संस्थान में। तो उसके लिए हम चीड़ के पत्तियों को लाते हैं, उसके बाद एक चॉपर में उनको डाल के उनको बहुत फाइन चॉप कर लिया जाता है। चॉप करने के बाद उसको एक मिक्सर होता है, मिक्सर में कुछ ब्लीचिंग के लिए कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि इतने हार्मफुल नहीं है, जो कि नॉन हमारी प्रैक्टिस है। उसके बाद उसका जो टैनिन वगैरह है ब्लीचिंग से निकल जाता है, तो हमारे पास शुद्ध सेल्यूलोज रह जाता है। उस शुद्ध सेल्यूलोज का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। इस व्हाइट कलर के सेल्यूलोज को हम एक कॉटन के चादरों में उसको उतार लेते हैं और उसको हम जमीन पर या कोई ट्रे में बिछा लेते हैं, ताकि वो उसका एक लेवल सरफेस एक सतह हमको प्राप्त हो जाती है। इसको हम धूप में सुखाते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक ड्रायर भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक ड्रायर से खर्चा बचाने के लिए अब हम उसको धूप में सुखा लेते हैं, क्योंकि आजकल जो धूप में बहुत प्रचंड गर्मी है। तो उसके बाद जब ये लुगदी सूख जाती है उसको हम कंप्रेसर, उसका एक प्रेसिंग मशीन्स होती हैं, उनमें हम एक ही तरह के इतनी लंबी मतलब शीट इसकी बना लेते हैं। तो ये हैंडमेड पेपर तैयार हो जाता है। इस हैंडमेड पेपर की जो लगभग जो मोटाई होती है वो मतलब समझ लीजिए कि 2 या 3 mm की मोटाई होती है। तो इस मोटाई के पेपर से हमने जो बनाए हैं कटर की सहायता से आप इसको विभिन्न उसमें साइज में काट लीजिए। तो उसके बाद हमने इसका जो उत्पाद बनाए हैं, यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, एक फाइल फोल्डर है। इसमें हमने गोविंद पर्यावरण का लोगो भी लगाया है। तो ये देखिए ये फोल्डर, तो ये फाइल फोल्डर आप कह रहे हैं कि ये चीड़ से बना हुआ है, चीड़ के पिरूल से बना हुआ है? चीड़ के पिरूल से बना हुआ है। और इसी तरह के हमने इसी अगर आपके पास पेपर आ जाता है तो आप उसके लिफाफे बना सकते हैं। हमने लिफाफे बनाए, कैरी बैग बनाए, इसके मीटिंग फोल्डर बनाए। तो इवन हमारे यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने शादी का कार्ड इसी पर बनाया। तो इस पर आप देख सकते हैं कि छपाई भी आप अपने संस्थान का नाम है, अपने विभाग का नाम अपना आराम से इसमें लिखा जा सकता है। और इसकी विशेषता यह है, इस फाइल फोल्डर या इस तरह के जो भी उत्पाद आप इस कागज से बनाएंगे, कि वो 3-4 साल तक आराम से चलता है। उसके बाद ये कंप्लीटली 100% बायोडिग्रेडेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो हम चीड़ के पत्तियों का उपयोग करके उसको इस तरह के उपयोगी सामान में बदल रहे हैं। दूसरा, इसका 3-4 साल इसका इस्तेमाल करने के बाद, ये ऑफिस में इस्तेमाल करने के बाद इसको हम ये बायोडिग्रेडेबल है। तो आपने कहा फाइल फोल्डर बना सकते हैं, कैरी बैग बना सकते हैं, प्लास्टिक से निजात दिला सकता है। अगर देखें जितना प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है उसकी जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बिजली का उत्पादन इससे देखा है, हमने कोयला बनता इससे देखा है, हमने चारकोल की बात इसमें देखी। जरा इसके बारे में बताइए। हाँ, मैं इस पे आ रहा हूँ। पहला तो मैंने कहा कि 2-3 तरह के हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट नहीं है, मतलब हमने इस तरह के जो भी हमारे जो मैं उत्पाद बता रहा हूँ, ये हमने अल्मोड़ा लोकल में इवन काफी विभागों में बेचे। इवन हमने सबसे पहले तो वन विभाग को अप्रोच किया, तो वन विभाग ने काफी मतलब उनके साथ काफी डिस्कशन के बाद 100 फाइल का हमको ऑर्डर मिला। लेकिन उसके बगल में हमारा जैसे वहाँ पर आपका जो विवेकानंद कृषि संस्थान है, वो हर वर्ष हमसे 1000 फाइल लेता है। इसके अलावा हम अपने संस्थान में तो इस तरह की इन फाइलों का उपयोग तो हम करते ही करते हैं। हमारे जितने भी क्षेत्रीय इकाइयां हैं, चाहे लद्दाख, इसके अलावा नेगी साहब बहुत संक्षेप में इसके अलावा और क्या क्या बन सकता है? हाँ, इसके अलावा इसका जो बायोब्रिकेट है, तो इसमें क्या करते हैं, पिरूल को एनारोबिक कंडीशन में पिरूल को लाते हैं और एक गड्ढा करीब 2.5-3 फीट गहरा गड्ढा, उसमें आप पिरूल को भर देते हैं और उसके ऊपर से एक टिन से या छनी हुई मिट्टी से ही उसको पूरा दबा देते हैं और शाम के समय उसके अंदर आग सुलगा देते हैं। और आपको जानकारी है कि पिरूल का जो है, पिरूल काफी इन्फ्लेमेबल, ज्वलनशील होता है। तो रात भर में आग पकड़ लेता है और उसका धुआं ऊपर नहीं जाता, क्योंकि आपने उसको कोई लोहे की चादर से या आपने उसको छनी हुई मिट्टी से ढका हुआ है। तो रात भर में उसका चारकोल बन जाता है। आप जब सुबह खोलते हैं तब तक वो ठंडा भी हो जाता है। तो वो जो चारकोल है उसकी 8% मात्रा और 2% हमारी जो छनी हुई मिट्टी है, उसको हम एक तरह से, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उस तरह से आप उसको छान लीजिए।
उसको उसमें पानी मिला के उसको गूंद लीजिए। उसके बाद एक सांचा होता है, इसको हम मोल्ड बोलते हैं। तो मोल्ड में अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो ये पुस्तिका हमने जो तैयार की है, ये एक पुस्तिका तैयार की है, उसके अंदर चीड़ की पत्तियों से पर्यावरण मित्र उत्पाद बनाकर बनाने पर नियंत्रण। तो इस पुस्तिका में जो मैंने आपके भट्ट साहब आपको भेजी हुई है, तो इसमें वो जो जो मैं सांचा बोल रहा हूँ, तो लोहार का बनाया हुआ सांचा है, 2200 रुपए का वो आता है। हमने भी अपने यहाँ से बहुत प्रमोट किए। तो उस सांचे में जो ये हम मिट्टी और जो चारकोल के मिश्रण को सांचे में भरते हैं, और जिस तरह से हम घरों में मंगौड़ी बड़ी वगैरह इस तरह से हाथ से बना के सुखाते हैं, उसी तरह सांचे से निकला हुआ एक बायो ब्रिकेट, जो कि इसका आप इसमें थोड़ा सा उसका फील देख सकते हैं, ये है बायो ब्रिकेट। तो इसको 3-4 दिन धूप में सुखा लेते हैं, और ये बायो ब्रिकेट आपके एक सामान्य अंगीठी में इसको डाल के ये लगभग क्या कहते हैं 1 घंटा 15 मिनट चलता है। अगर हम एक विजुअल दिखाने की फ्रेम दिखा दें प्लीज, एक विजुअल का फ्रेम दिखा दें ताकि हमारे पास जो विजुअल हम दिखा सके। विजुअल मैंने आपको कल वैसे जी, तो इसीलिए मैं चाहता हूं एक फ्रेम बना दें हमारे जो वहां पर बैठे हैं। हाँ, इस तरह से ये जो हमने ये बाइब्रिकेट बनाया था, इसको इस तरह से अंगीठी में, सामान्य अंगीठी है 200-300 रुपए में फैब्रिकेट लोहार कर देता है। तो इसको इस अंगीठी में डाल के आप कोई भी इसमें कोई भी खाना आप बना सकते हैं, रोटी से लेके इवन कोई भी चीज। तो इसमें इसकी विशेषता यह है कि ये जो बाइब्रिकेट है निर्धूम है। तो सबसे पहला इसका है कि इसमें जो गैस रहता है CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बात समझ में आ गई। अब बात आई जो बिजली का था, गार्डन डाल सकते हैं। बिजली के बारे में बताइए, बिजली का उत्पादन कैसे होता है? बिजली का उत्पादन तो हमने तो बिजली का उत्पादन इसमें नहीं किया, क्योंकि इसके लिए जैसे अवनी लेकिन उत्तराखंड में मैं बताऊं इस तरह की कोशिशें हुई हैं। मुझे याद है द्वाराहाट में मैं खुद उस जगह पे गया था जहां पर उन्होंने बिजली का उत्पादन किया था। मुझे नहीं मालूम किन कारणों के चलते उन्हें बंद करना पड़ा। अगर कोई जरूरत थी, आप ज्यादा अनुसंधान करते, रिसर्च करते, इस तरह के जितने विकल्प आपके पास है उन विकल्प को आप अपनाते। इसके अलावा डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कई बेटियां उत्तराखंड की आज पिरूल से डेकोरेटिव आइटम बना रही हैं। वो हम कई बार दिखा चुके हैं देवभूमि डायलॉग के मंच पर। हाँ, वो तो बहुत सारी संस्थाएं डेकोरेटिव आइटम बना रही है। लेकिन आपने बिजली की बात की, तो बिजली की जो बिजली जो पिरूल का इन्होंने ITI दिल्ली का जो एक पेपर है, तो एक वृक्ष प्रति वर्ष लगभग 10 किलो पिरूल उत्पादन करता है। और पूरे उत्तराखंड में अगर 3944 वर्ग किलोमीटर में हमारा ये जंगल फैले हैं, तो प्रतिवर्ष मैंने जैसे बताया कि 13 लाख टन प्रतिवर्ष ये पिरूल उत्पादन होता है। तो इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये पूरे उत्तराखंड के गांवों को 789 मेगावाट बिजली इसकी जनरेट हो सकती है, जो कि 5 घंटा प्रतिदिन पूरे उत्तराखंड के गांव के लिए उपलब्ध होगी। या अगर 24 आवर्स करना है, तो इसी उत्पादन मात्रा का 165 मेगावाट बिजली इसमें उत्पन्न हो सकती है। तो ये एक स्टडी है जो कि मैंने जिसका जिक्र किया है। ये स्टडी ये IIT दिल्ली की स्टडी है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, ये IIT दिल्ली की स्टडी है। ये मैं आपको इसका शोध पत्र भेज दूंगा आपकी ईमेल पे। मैं एक और बात में जानना चाह रहा था। हमने बात की, आपने कहा कि साहब कैरी बैग बना सकते हैं, फाइल बोल्टर बना सकते हैं, है ना, आपका बकेट्स बना सकते हैं, आपके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं, और जो इस पेड़ से गिरते ठीटे हैं वो भी तो हमारा एक बहुत बड़ा आजीविका का माध्यम बन सकते हैं साहब। हाँ, उन कीटों से तो आप देखते हैं नैनीताल में तमाम कौन से डेकोरेटिव आइटम्स का तो बहुत पुराना हुआ है। लेकिन मुख्य हमको समस्या है पिरूल का किस तरह से निस्तारण किया जाए। तो पिरूल का निस्तारण के लिए बल्कि वन विभाग के डॉक्टर रामचंद्र, उन्होंने इसके पिरूल के चेक डैम उन्होंने बनवाए थे। तो हमने भी उसका पिरूल के चेक डैम हमने भी अपने एक प्रयोगात्मक क्षेत्र में हमने भी उसका प्रदर्शन किया था। तो चेक डैम जो कि आपके मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और पानी का संरक्षण कर सकते हैं, तो उस तरह का चेक डैम हमने बना के लगभग 1160 टन मिट्टी हमने एक साल के अंतर्गत, एक बरसात के अंतर्गत उसको रोका। तो इस तरह से इसके पिरूल के कई उत्पाद आप इस तरह से बना सकते हैं। और यानी डॉक्टर नेगी, आज हम कह सकते हैं अगर हम मनसा वाचा कर्मणा से पूरी गंभीरता से लग जाएं तो हम पहाड़ में पिरूल इकोनॉमी खड़ी कर सकते हैं, जब तक कि हमारे पास ये पेड़ है। क्योंकि चीड़ के पेड़ उत्तराखंड की सच्चाई हैं, उनसे हम किनारा नहीं पा सकते। तो बेहतर है, इससे हम अपनी आजीविका को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस पे हमें काम करना होगा। जी, तो मेरा तो यही सुझाव होगा कि जहां जहां हमारे, जैसे अगर आप इतिहास में देखें तो पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा सबसे ज्यादा अग्नि प्रभावित क्षेत्र हैं। तो ये जो फायर हिस्ट्री का आपके बाद वन विभाग के बाद बहुत पुराना आंकड़ा है। तो उन जो संवेदनशील जगह हैं, जहां जहां
ये ज्यादातर अग्नि की घटनाएं सबसे ज्यादा शुरू होती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान होता है, तो वहां वहां इस काम को प्राथमिकता दें, जहां जहां बट अग्नि की सबसे ज्यादा, आपने वहां इस आपने तरह के। आपने ये जो फाइल फोल्डर वाला चलाया था, इस मॉडल को सक्सेस करने के लिए उत्तराखंड सरकार जी। यहां से फाइल खरीद लेती, क्या दिक्कत थी? आप फाइलें तो खरीदते ही, आप इतनी स्टेशनरी खरीदते हैं, आप लोकल प्रिक्योर कर लीजिए साहब, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो हम ये तो बच्चे हमने बहुत बहुत प्लेटफॉर्म पर, मैंने मतलब जब से मैं इसका वहां पर मैं हेड ऑफ द डिवीजन रहा, मैंने 4-5 साल मैंने लगातार इसको अल्मोड़ा में, बल्कि हमारे साथियों ने हर ऑफिस में जा जाके हमारे उत्पादों को दिखाया, कहीं से 50 फाइल का ऑर्डर, कहीं से 100 का ऑर्डर। इवन जब आपको ध्यान होगा कि जब हमारा लद्दाख जब ऑटोनोमस वो बना था, तो उस समय हमको वहां के गवर्नर हाउस से 500 इस तरह के फोल्डर का ऑर्डर आया था, तो हमने उनको तुरंत 1 महीने के अंदर हमने उनको 500 फाइल फोल्डर दिए। अब ये कि हमारी जो एपेक्स बॉडीज उस समय पर्यावरण संस्थान की थी, उन्होंने कहा भाई रिसर्च स्कॉलर या साइंटिस्ट इस तरह का तो मार्केटिंग के लिए तो आप लोग नहीं बने हो, इसलिए आप इसको पीपीपी मोड में दे दें। तो हमने फिर बड़ी एक लंबी प्रक्रिया के बाद टेंडर निकाल के, और कई सारे संस्थानों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, तो फिर एक संस्था को हमने ये पीपीपी मोड में ये चलाने के लिए दिया है। लेकिन वो उनका ये कहना है कि वो उनके पास मतलब इवन अल्मोड़ा से भी पर्याप्त ऑर्डर नहीं आते हैं, तो ये उनका सबसे बड़ा तो मतलब इसी पे तो दुख का विषय अगर है कि अगर वो। आपको क्वालिटी पे कुछ है तो हमें इस पे अनुसंधान करके इसकी क्वालिटी को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। कुल मिलाने का कहने का तात्पर्य ये है डॉक्टर नेगी, हमारे उत्तराखंड में दिक्कत क्या है, जो अफसरशाही है वो हर एक नई कहानी सुनाती रहती है, उस नई कहानी का एक छोटा सा उदाहरण भी वो पेश कर देती है, लेकिन उसको कैसे विस्तार देना है, उसे लोगों से कैसे जोड़ना है, उस पर काम कभी किया ही नहीं गया। इसका कारण है, अब साहब आपने कह दिया, आपने बड़े जोर शोर से कहा साहब पिरूल से बिजली पैदा होगी, पिरूल से फला होगा, पिरूल से ढिमकाना होगा। मैं देख रहा हूं आज कुछ नहीं हो रहा। आज मजबूरी में हमें 50 रुपए किलो पिरूल खरीदने का आदेश देना पड़ रहा है, ताकि इस पिरूल से अपने जंगलों को जो आग ज्यादा लग रही है उससे रोका जा सके। तो ये परिस्थितियां किसने पैदा की? हमने पैदा की है। जाहिर है, जो आपकी बातों से मुझे लगा डॉक्टर नेगी कि हमारे पास समाधान है, अगर हम ईमानदारी से इस समाधान को जमीन पर उतारें और इसकी तरफ आगे बढ़े तो हम अपने जंगलों को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। डॉक्टर नेगी, लास्ट कमेंट आपका। नहीं, हाँ, कहते हैं कि इसके बारे में कहा जाए कि फायर इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। तो हमको ये करना है कि किस तरह से, जो ब्रिटिश पीरियड में जो हमारी जो फायर लाइन थी, वो ब्रिटिश पीरियड में क्योंकि आग तो पहले भी लगती थी, तो उनका एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत वो इस तरह की आग का सामना करते थे। तो फाइट फायर विद फायर, एक उनका नारा था कि आग को इतना मत, जंगल में इतनी ज्वलनशीलता पैदा ही मत होने दो जिससे कि इतनी विभीषिका बन जाए। तो फाइट फायर विद फायर उनका पहला था। तो वो ये जब, क्योंकि चीड़ की पत्तियां वैसे तो मार्च अप्रैल मई जून के महीने में सबसे ज्यादा गिरती है, लेकिन जनवरी फरवरी से गिरना शुरू हो जाती है। तो वो पहले से ही उनको इकट्ठा करके वो छोटी छोटी आग लगा के उसको करते थे। पहला समाधान वो ये करते थे, उसको बोलते थे कंट्रोल फायर। वो अब भी कंट्रोल फायर तो अब भी होती है। दूसरा है फायर लाइन। फायर लाइन उस समय ब्रिटिश पीरियड में करीब 8,000 किलोमीटर लंबी फायर लाइन, जो कि 5-6 फीट चौड़ी फायर लाइन होती थी, उनको वो फायर लाइन हर साल क्लियर की जा सकती थी ताकि एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में वो आग न फैले। तीसरा यह है कि जो हमारे चीड़ के वृक्षों में, जो आपने देखा होगा लीसा टिपान की जो यहाँ पर पद्धति है, वो पहले तो वो फरो वाली थी, लेकिन अब जोशी वसूला वाली आ गई जिसमें रिज बनता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका एक मानक है, 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर पेड़ की ऊंचाई पर होगा, और जो 4 फीट गोलाई का पेड़ होगा उसी का लीसा दोहन किया जाएगा। लेकिन जो लीसा दोहन करने वाले श्रमिक हैं, वो या तो मतलब काफी निम्न उसके हैं, उनकी उतनी वो नहीं है, समझ नहीं है, तो वो नीचे से ही लीसा का दोहन करते हैं। जबकि हिमाचल में यही बोरर मेथड है, तो आप बोर कर लेते हैं, उससे आपका मतलब पेड़ का नुकसान नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब सरफेस फायर होती है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में सिर्फ क्राउन फायर होती है या सरफेस फायर होती है, हमारे यहाँ ग्राउंड फायर नहीं होती, क्योंकि टोपोग्राफी ऐसी है कि जो सरफेस फायर है वो क्राउन फायर में कन्वर्ट हो जाती है जैसे ही अल्टीट्यूड और हवा का दबाव पड़ता है। तो ये जो चीड़ के पेड़ों पर जो घाव निशान लगाते हैं, अगर वो जमीन की सतह से ही या 1 फीट ऊंचाई से लगाएं, तो वो जो ग्राउंड फायर है या सरफेस फायर है, वो क्राउन फायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उससे फिर पौधा धीरे धीरे सूख जाता है और उसके अंदर पूरा खोखला होकर पौधा, आपने देखा होगा कि डॉक्टर नेगी, अगर कुल मिलाकर मैं ये देखूं कि जलता नुकसान बहुत है, लेकिन अगर हम मन बना लें तो हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं। डॉक्टर नेगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये महत्वपूर्ण विचार प्रदान करने के लिए। और जाहिर है ये जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये आवाज पहुंचेगी। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, हम जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के जंगलों का एक बड़ा भूभाग चीड़ से आच्छादित है, लेकिन वो चीड़ से हम एक पूरी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, उससे हम रोजगार पैदा कर सकते हैं, आजीविका बना सकते हैं। कैसे? उस चीड़ के पेड़ का ट्रीटमेंट करें तो फर्नीचर के काम आ सकता है,
उससे लगन मिलने वाला लीसा, उसके कई सारे बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं। उससे गिरने वाले बिरूल की हम बात करें, उससे हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बकेट्स बना सकते हैं, गैसोलीन, कई ऐसे उत्पाद हम बना सकते हैं, फाइल फ्लोटर बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं जो लोग बना रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगर हमने इस अर्थव्यवस्था की ताकत को पहचान लिया और इस पे काम करना शुरू कर दिया तो आप अपने जंगलों को आग से बचा लेंगे। और ये चीड़ जो हमारा अभिशाप बना हुआ है, ये कई हद तक हमारे लिए वरदान बन सकता है। बस जरूरत है हम मनसा वाचा कर्मणा से इस प्रोजेक्ट पे आज से लग जाएं। बहुत धन्यवाद आपका हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।